हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं सूर्यभान सिंह राजपूत और मेरे साथ हैं मौलिक गुप्ता सर। आज हम बचे हुए 60 डेज की एनालिसिस करेंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है ताकि आप अपने एडवांस में मार्क्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाएं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज हम इसके अंदर ये स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि भाई कौन से चैप्टर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा एरिया है जो आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपन कुछ भी पढ़ लें और जब एग्जाम में बैठें तो चीज़ों से आप थोड़ा सा भयभीत फील करें। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है छोटे। चल शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहले तो टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, ठीक है। मैक्सिमम इनसाइट जो होगा इस पूरे सेशन का वो आपको मौलिक सर देने वाले हैं, बिकॉज मौलिक सर ने भी अपने टाइम पे आईआईटी फेस किया है एंड ही इज एक्चुअली एन आईआईटीएन, सो ही वुड गिव यू अ गुड इनसाइट फॉर हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स। ऑलराइट मौलिक सर, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट ओरिएंटेड स्टडी की। तो सर मौलिक सर क्या लगता है, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि सब कुछ पढ़ रहे हैं, जबकि सब कुछ पढ़ना एक की नहीं है। ये जेईई मेंस और एडवांस में यही एक फर्क है। मेंस में आपको सरफेस से सवाल पूछेगा, लेकिन एडवांस में आपको डेप्थ से सवाल पूछेगा। तो आपको सर आई थिंक 70% का सिलेबस का कवरेज इज इनफ फॉर देम। हाँ, तो 70% आपको कवरेज, 60 से 70% के बीच का आप एक मार्क रख लें कि भाई आपने को 60 से 70% एडवांस का सिलेबस पढ़ना है। अब उन 60 से 70% में क्या पढ़ना है दैट वी विल डिस्कस लेटर। चलिए, तो सबसे पहले तो टारगेट रखिए और टारगेट डिफाइन करिए। ऐसा नहीं है कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो भैया 15-20 दिन खाली मैकेनिक्स ही चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपका एक गोल होना चाहिए, आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न होना चाहिए कि भाई मैकेनिक्स के अंदर ये टॉपिक्स हैं जो मुझे आने चाहिए और मुझे ये 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते में खत्म करना। नहीं तो होगा क्या, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता जाएगा, ठीक है, और आपने अभी वाले समय पे अगर ज़्यादा समय बिताया होगा, मान लीजिए आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है, राइट, आपको मैकेनिक्स भी पढ़नी है, आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी पढ़नी है, आपको एचएनटी में भी अच्छा खासा समय देना है, और आप अगर ये गलती कर बैठे कि भाई 1 महीना आप एक ही चीज़ पढ़ते रह गए, ठीक है, तो आखिरी में बहुत कम्बरसम हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा प्रिपरेशन में। वो समझ होना है कि वो फील भी नहीं आएगी। तो मेक श्योर आप अपना अभी बैठ के ये अपने आप को एनालाइज करें कि भाई कौन से चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं, कौन से चैप्टर अच्छे से नहीं आते हैं। जो चैप्टर अच्छे से आते हैं क्या वो 70% है पूरे सिलेबस का? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई वापस से उसको रिकॉल करिए कि भाई अभी मैं कौन कौन से चैप्टर कर सकता हूं। एक जगह उसको लिखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप अपने आप ही दिमाग में एक टाइम फ्रेम डालिए कि भाई 1 महीने के अंदर मुझे ये पोर्शन खत्म करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथमेटिक्स। मूविंग ऑन, तो कई कई बार ये जो मैं आपको समय की बात कर रहा हूं, तो इस समय में कई कई बार हमको एनालाइज हम खुद नहीं कर पाते हैं। उसके लिए अपन एक बैच का सहारा भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल at ATP Star we have this RCC 2.0 JEE Advanced बैच। तो अगर जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, अगर आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ पढ़ना है, ठीक है, आप कोटा के एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस बैच। इसके अंदर जो सवाल हम लोग देखते हैं बेसिकली ये बहुत ही हाईली रिलेवेंट होते हैं और बहुत ओरिएंटेड होते हैं जेईई एडवांस के लिए। तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं RCC 2.0 में। एंड वी मेक श्योर देयर कि आप जो भी एग्जाम दे, जो भी चीज़ों को सीखें, वी मेक श्योर देयर कि वो एकदम A1 हो, क्लास 1 हो। ऑलराइट एवरीवन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रिकमेंडेड मटेरियल। ऑलराइट, तो ये सबसे बड़ा सवाल होता है एक्चुअली मौलिक सर कि सर ऐसा क्या, कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े। सबसे पहले हाँ कि भाई सर प्रैक्टिस कहाँ से करें क्वेश्चंस की। दिक्कत ये आती है कि सर मेंस वाले सवाल मैं दोबारा लगा लूँ क्या। आज ही मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था कि सर मेंस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ क्या। तो एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, भाई एडवांस और मेंस में बहुत अंतर है, ठीक है। तो मेंस वाले सवाल आप लगा के बैठोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, और एडवांस के PYQ काफी कम मात्रा में होते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि कहां से करें सवाल। ये पॉइंट है मौलिक सर का, क्या आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोगों ने डिसाइड किया इस चीज को अभी थोड़ी देर पहले कि सर इतना बच्चा कर लेगा क्या। तो ये आप सब चीज आपके करने के लिए नहीं है, करेक्ट है क्या। जो चीज लिखी है अरे सर ये चारों करूं क्या, नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। कई लोग इसमें रिकमेंड करेंगे सर आयरोडॉफ के प्रॉब्लम भी करें क्या। देखिए क्या है, आपको एक सेट पैटर्न्स ऑफ प्रॉब्लम्स करने हैं, कुछ अच्छे सवाल करना है, करेक्ट है क्या। आप एडवांस पे फोकस हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठ के 400-400 500-500 सवाल लगा रहे हो, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है इनके प्रॉब्लम्स आपको करने में भी समय भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप उसी पोर्शन में रखिए। आप एक सवाल को अगर भैया आधा घंटा पौन घंटा देके करोगे, हाँ हालांकि वो एडवांस का सवाल है, लेकिन आपका समय कितना खराब हुआ। पूरे दिन में आपने मान लो 10 सवाल लगाए एडवांस के, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो PYQs है ना, ये ऑर्डर आप याद रखिएगा। दिस इज द ऑर्डर बेटा, दिस इज द ऑर्डर। ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे पहले तो प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs लगाने हैं। आपने जैसे टारगेट सेट किया, प्रीवियस 10 ईयर के PYQs आपने लगा लिया, और अगर टारगेट टाइम के अंदर, ध्यान सुनना, जो भी टारगेट सेट किया 10 दिन का,
टारगेट टाइम के अंदर आप सिर्फ यही लगा पाए, है ना, और आपको लग रहा है आपका टारगेट क्या वाला लूज हो रहा है, तो आप इसमें मत जाए, सिर्फ यहीं तक रहे, आप अगले चैप्टर की तैयारी करें, करेक्ट है। पर स्टिल मान लीजिए आपने ये लगा लिया, आपके पास टाइम बचा, तो आप HCV से सिर्फ मैकेनिक्स लगाएंगे। क्यों मौलिक सर? HCV से मैकेनिक्स लगाएंगे, वो भी लास्ट वाले एग्जांपल्स जो एक्सरसाइज में पीछे की तरफ दे रखे हैं, जो थोड़े बड़े हैं। यू कैन स्टार्ट विद, पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं ना। हाँ, पीछे से करो। मैकेनिक्स के हर एक चैप्टर में HCV से 5-5 सवाल करो, ज्यादा नहीं, है ना, 5-5 सवाल कर लो तो आपका कॉन्सेप्ट पूरे रिवाइज हो जाएंगे। लास्ट के मतलब मुझे लग रहा है हर चैप्टर के आप पीछे से 10-15 सवाल भी करेंगे, दैट विल बी मतलब वो बहुत है, फिर बहुत है, बहुत, दैट्स डन। ठीक है, तो मैकेनिक्स आप जरूर कोशिश करें कि भाई आप HCV से लगाएं, ठीक है, लेकिन पीछे से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करें, आखिरी के 15 प्रॉब्लम कर लें आप हर एक चैप्टर के। मूविंग ऑन टू रेसनिक हेलिडे, तो ये जो JEE एडिशन आती है, इससे अंदर से आप थियोरी पढ़िए। आपको किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको दिक्कत होती है तो किताब खोलिए एंड गो थ्रू दैट कंसेप्ट। दिस इज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर थ्योरी। क्यों मौलिक सर? रेसनिक हेलिडे से आप किसी भी चीज में कॉन्सेप्ट में समस्या आ रही है तो यहां से पढ़ सकते हो। मैकेनिक्स HCV से पढ़ सकते हो थ्योरी। बाकी किसी चीज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो रेसनिक हेलिडे इज द बुक टू गो फॉर इट, ठीक है। और इफ पॉसिबल सर, इसमें रेसनिक हॉलीडे में जो एग्जांपल्स दिए वही बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के दिए हैं, तो कोई भी अगर आप थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ रहे हो रेसनिक हॉलीडे से, साथ ही साथ एक एग्जांपल भी देख लो उसका, डेफिनेटली, ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। अब बात करते हैं TMH की। तो भाई जिनका ये सब चीजें हो सकती हैं, देखो ये इससे तो सवाल आपको लगाने नहीं है, आपको यहाँ और यहाँ से सवाल लगाने हैं। अब आपका पास अगर समय बचता है, अगर आपका कोई फेवरेट फोटे है, कोई फेवरेट डोमेन है जहां से आप और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो मौलिक सर TMH टाटा मैग्रो हिल्स की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही मजा आता है इसको करने में। और अब आपको बता रहे हैं कि भाई TMH करो, भाई आपके एडवांस की पे फोकस तैयारी करनी है, आपको TMH से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम छांट के कर लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं अच्छे सवाल कर सकता हूं। तो एग्जाम में बैठोगे तो अंदर से डर नहीं लगेगा कि यार पता नहीं क्या पूछ लेंगे। TMH के सवाल कर लोगे तो गारंटीड आपको बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और जो नए बच्चे होते हैं, आपके छोटे भाई बहन भी अगर पढ़ रहे हैं, तो उनको बोलो कि शुरू से ही TMH को थोड़ा थोड़ा करते रहें, इससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। जब हम पढ़ते थे तो TMH को साथ साथ में जरूर करते थे और ये हमारी बहुत मदद करता था मोरली बूस्ट अप करने में, ठीक है। तो इसको जरूर करना है। सर बोल रहे हैं हम पढ़ते थे, सर की बात है वो एक्सक्लूसिव है ना, मेरे लिए मत सोचना सब चीजें, ठीक है। तो बात करते हैं TMH की। हाँ, एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूं तो अगर आपको और अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल लगाना है, सो आपको TMH जरूर देखनी चाहिए बच्चों। और मैकेनिक्स यहां से, और पास्ट 10 ईयर प्रॉब्लम, तो ये चीज तो आपके दिमाग में सॉर्टेड होनी चाहिए एज क्रिस्टल एज वाटर, कि भाई क्या होगा कि भैया अपने को यहां से पढ़ना है। बाकी की स्ट्रैटेजी मौलिक सर के साथ, प्लीज सर। ठीक है, तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है। तो अब जैसा मेंस तो आपने दे रखा है, मेंस में आपको पता है कि पूरा कोर्स कवर हुआ है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स रहे हैं, तो पूरे कोर्स में से छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी सारे के सारे कवर हो चुके हैं। लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता है, किसी चैप्टर से आपको बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाएगा और किसी चैप्टर से बहुत ही कम ना के बराबर सवाल पूछे जाएंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कहाँ से पढ़ें, और क्या अगर छूट गया तो कोई समस्या नहीं होगी। मतलब कोई चैप्टर अगर छूट रहा है तो उसमें समस्या हमको नहीं होगी, ये पता होना चाहिए, है ना। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि अगर वो छूट गए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सारी जानकारी अगर हमको हो तो हम फोकस तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, टारगेट वाली स्टडी हम कर सकते हैं। तो मैंने कुछ लिख के रखे हैं सिलेक्टेड चैप्टर आपके लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है, पहला पार्ट आता है मैकेनिक्स का, ठीक है। मैकेनिक्स 11th वाला पोर्शन जो मेजरली होता है, सबको मालूम है। और मैकेनिक्स मेंस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। 15 सवाल मैकेनिक्स से आए थे पिछले साल टोटल, ठीक है। टोटल सवाल 15 मैकेनिक्स से पूछे गए थे, ठीक है। अब मैकेनिक्स में जो शुरू वाले चैप्टर हैं NLM फ्रिक्शन सर्कुलर तक, वो बेसिकली ज्यादातर बच्चों के ठीक ठाक होते हैं। जो मेन प्रॉब्लम शुरू होती है मैकेनिक्स में बच्चों को, वो शुरू कहाँ होती है, वर्क पावर एनर्जी से, सेंटर ऑफ मास में, और रोटेशन में तो लौट ही जाते हैं, है ना, गोल गोल घूमने लगते हैं, ठीक है। तो वो वाली समस्या हमारे साथ रहती है। लेकिन अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हो तो ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर ये आपके तैयार नहीं होंगे तो समस्या हो जाएगी, रैंक आपके पीछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अपने को वो नहीं करना है, अपने को अभी से पता है कि भाई 60 दिन है मेरे पास और ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं ढंग से कवर कर लूं। और अगर ये हाँ सर, एक पॉइंट और बोलना चाहा मौलिक सर। सर खासकर मुझे ऐसा लगता है मौलिक सर, जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, ये टूल्स देता है इन चैप्टर से डील करने के लिए। क्या बोल रहे हो सर? तो इसमें ये चैप्टर है बड़ा छोटा सा, है ना, 2-3 एनर्जी कंजर्वेशन ही है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पर आप बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम लगाना बेटा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिंक्ड रहता है। क्यों मौलिक सर? हाँ सर, बिल्कुल। और वर्क पावर एनर्जी बेटा सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स में नहीं, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी अप्लाई होगा। मतलब वर्क पावर एनर्जी हर चैप्टर में अप्लाई होता है, फिजिक्स में बेसिकली, मतलब मोटा मोटा हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी है,
ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में भी है। वर्क वाली चीज, जहां एनर्जी की बात हो रही है, आप जान ही रहे हो कि फिजिक्स में एनर्जी ही तो मेन चीज होती है, ठीक है ना। तो एक किसी ने बोला भी था, एक साइंटिस्ट ने, कि एनर्जी इज मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी इटसेल्फ, ठीक है। तो एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा काम आती है फिजिक्स के अंदर, 12th वाले चैप्टर्स में भी। तो इसको तो अपने को सॉलिड कर ही लेना है, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन होता है इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं छोटे छोटे से, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आप इसको ढंग से अगर पढ़ लोगे, अच्छा मैं यही बताने वाला था कि इन चैप्टर्स को तैयार कैसे करना है, अगर नहीं तैयार है तो। इस पे ऐसा नहीं है कि अपन डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाने लग जाए। कुछ बच्चे भी करते हैं कि डायरेक्ट पीवाईक्यू लगा लिया तो हो गया काम। नहीं नहीं, हाँ, तो पहले आपको किताब से पढ़ना है, ठीक है। जो रश्मि हेलिडे बुक बताई थी उससे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। उससे नहीं आता तो एचसीवी में भी मैकेनिक्स तो सॉलिड है ही सही, तो एचसीवी से आप पढ़ लो, ठीक है। उसमें सिंपल भाषा में अच्छे से समझा के लिखा है, प्यार प्यार से। बच्चों का मटेरियल भी रहता है, हाँ हाँ, आपके खुद के नोट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ तोपची चीज नहीं है। लेकिन हाँ, यह है कि कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। हर एक केस में आपको WP अप्लाई करते आनी चाहिए बच्चे। मतलब आपके खुद के नोट्स हैं, कोचिंग का मटेरियल है, उससे भी पढ़ो। लेकिन इन तीनों चैप्टर को पहले पढ़ो, पहले थियरी पढ़ो, उसके बाद इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इस तरह से इनको सॉलिडिफाई, मजबूत अपने को करना है। अत्यंत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7 से 10 सवाल के बीच में रेंज पूछी जा सकती है। हाँ, लगभग मतलब 12 सवाल भी पूछे गए हैं, सर बता रहे हैं कि पिछले साल इसमें से 12 सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर से, ठीक है। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कितने पूछे थे सर? 6-7 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ, हर साल का ही है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर सर इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बात करूं तो भैया, अगर आप इस चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में तोड़ोगे तो करंट और कैपेसिटर का जितना वेटेज है उसके बराबर अकेला वेटेज है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का। समझ रहे हैं आप लोग? करंट में अगर 2 सवाल पूछे लास्ट ईयर, कैपेसिटर में 2, तो अकेला इस भाई साहब से 6 से 7 सवाल पूछ लिए। और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू कांट मिस इट। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं, 70% सिलेबस जो आप कर रहे हो, पता चली सर 70% सिलेबस में यही छोड़ दिया है ना। 70% सिलेबस में सर एक काम करते, ये चैप्टर हटा देता हूं मैं। ऐसा नहीं करना है। जो बोर्ड पे चीजें लिखी हैं, दैट मस्ट इंक्लूड योर 70% चैप्टर्स ऑफ योर्स। 70% ही लिखा है यहाँ पे। हाँ, ये 70% ही लिखा है, कायदे से देखोगे तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। मैकेनिक्स आपको बता दिया, पूरा इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर में दिक्कत रहती है इसलिए बता दिया, ठीक है। अगला आ जाओ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अगला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सीधा आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड EMI। EMI तो छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, बहुत छोटा सा है। ये तो आप सभी का हो रखा है, मेरे को मालूम है। ज्यादातर बच्चे इसमें करके बैठे होते हैं एकदम तैयार। हाँ, कंसेप्चुअल, लेकिन हाँ एडवांस में भाई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ही आने वाली है। हाँ, एडवांस में भाई इस चैप्टर से एकदम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पूछेगा। तो तबीयत से देख लें जाके एक बार लेंज लॉ, फेरेडेज लॉ कब कहाँ कैसे लगता है। बार मैग्नेट के अंदर अगर फील्ड चेंज हो रही है, कैसे कैसे फील्ड चेंज हो रही है, तो भाई कैसे एक्ट होगा, EMF कैसे जनरेट होगा। तो मेक श्योर आप इसका कंसेप्चुअल पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखें। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी जो वेलोसिटी वाले सवाल होते हैं कि सर लूप में मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी कर रहा है और फोर्स कितना लग रहा है, ये सारी चीजें आप प्रॉपर रिवाइज करके जाओ और क्वेश्चंस इन पे प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, वहां पे लगाना नहीं आएगा, ठीक है। तो इनमें कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आप करके जाओ कि सर ट्रायंगल वाली, सर्कल वाली, स्क्वायर लूप वाली सब करके जाओ, ठीक है। तो इनमें ना, मतलब स्पेशली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप जितना मेंस में पढ़े वो भी पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल लगाने चले गए। बिकॉज इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी क्रूशियल। यहाँ पे तो क्या है भाई, आप भले सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे, ध्यान सुनना, भले सारे कंसेप्ट पढ़ लोगे, लेकिन सामने वाला अगर आपको सवाल देगा तो आपको सोचना पड़ेगा शुरू कहाँ से करे, खत्म कहाँ से करे। पर यहाँ पे आप सोच के खत्म कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब सारे फॉर्मूलेस आपके एकदम हाथ पे रहें, टिप्स पे रहें, और साथ ही साथ में आप एकदम कैलकुलेटिव रहें खटाखट। क्योंकि सर इसमें वैल्यूज वो 10⁻⁻⁻ में जाती है, फलाना ढमकाना घुमाने की कोशिश करता है। हाँ, मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी वैल्यूज लिखी रहेंगी, μ0 4π, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। तो बच्चे क्या है जनरली घबरा जाते हैं। पर अगर आप एडवांस के लिए जा रहे हो तो आप उस लेवल के बच्चे तो नहीं होंगे, है कि नहीं? ये वही चैप्टर हैं जिनमें एडवांस में इतने बड़े बड़े सवाल, हाँ, बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं।
हाँ, तो कॉन्सेप्ट जैसा सर ने बोला कि रिवाइज कर लो और उसके बाद सवाल प्रैक्टिस कर लो। अगर आपने ये मैकेनिक्स और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कर लिया ना, तो एक बात समझो, अगर ये दोनों आपने पूरा कर लिया और सबसे पहले ये वाले अटेम्प्ट कर लिया आपने सवाल, तो आपको बहुत बूस्ट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा 7वें आसमान पे कि मैं तो निपटा दिया पेपर, अब तो थोड़े से ही सवाल बाकी हैं, क्योंकि मोटे मोटे सवाल इन दोनों चैप्टर से कवर हो जाएंगे, ज्यादातर सवाल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है थर्ड पे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा छूट जाता है कई बच्चों का, करते नहीं है कि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटा सा है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, और एडवांस में भी इससे सवाल जरूर आएगा, कम से कम 1 या 2 सवाल जरूर आएगा। ये ट्रेंड में नहीं आ गया सर मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा? मतलब मेरे को तो लग रहा है 2014-2015 के बाद से ये बहुत ज्यादा ही पूछने लग गया है, ये बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब ये ट्विटर वाला खेल है छोटे, है ना, तो इस बार भी ट्रेंड रहेगा। हाँ, राइट। मतलब क्वांटम के बारे में पहले लोग ऐसे हवा समझते थे, अब हर जगह क्वांटम दिखता है आपको। अगर गूगल खोलो, क्वांटम कंप्यूटिंग टाइप करोगे तो बहुत सारी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स इज द फ्यूचर, इसलिए इसको आप एग्जाम्स में पूछना भी ज्यादा शुरू कर दिया है। तो इसको अपन कर लें, छोटा सा चैप्टर है, प्लीज कर लो, है ना, इसमें छोड़ने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, टाइम भी कम लेगा आपका, प्यारा सा चैप्टर है ये, लेकिन इस सवाल आएगा, सवाल, हाँ, मतलब सवाल इसमें से थोड़ा वेरी करता है, कभी 2 ही पूछेगा, कभी 6 भी पूछ लेगा, है ना, लेकिन पूछता है, ऐसा नहीं होगा कि मॉडर्न से सवाल आया ही नहीं, ठीक है। तो अगला पार्ट है फोर्थ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है, अगेन जैसे मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, और इससे भी 4 से 5 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी जो मेजर पार्ट रहेगा वो थर्मोडायनेमिक्स का रहेगा, जैसे यहाँ पे अपन ने मार्क कर रखा है। थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट है अपना, जिसमें वर्क और हीट एंड इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन रहती है, सीपी, सीवी, गामा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड ऑल, ये सारे प्रोसेसेस की जहां पे हम बात करते हैं, ठीक है, ये सारा थर्मोडायनेमिक्स में आता है, आपको मालूम है। तो इन पे सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये आसान भी है, इसको आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, और जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में सभी को ये वापस से पढ़ना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स, और अभी स्ट्रांग रखोगे तो वहां पे 10 सीजी मार सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आता है बेटा ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स से बहुत अच्छी क्वालिटी का सवाल आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आते, तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्टिक्स के सिर्फ पीवाईक्यू कर लो, ज्यादा उलझो मत। क्यों सर? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे, मजा आएगा उनको समझ के करने में। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ हाई फंडा होते नहीं ऑप्टिक्स के अंदर, सिंपल सिंपल चीजें, तो ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू कर लो ऑप्टिक्स के तो इनफ है, लेकिन सवाल जरूर आता है इसमें से, ठीक है। सेम गोज विद मैकेनिकल वेव, साउंड वेव्स, है ना, और स्ट्रिंग वेव्स, तो ये भी आप मतलब ये मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूडेड है, पर वेव्स सारा अपन ने एक साथ लिख दिया, एसएचएम भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो आप, इससे सवाल जरूर आएंगे पूरे सेक्शन से, एसएचएम, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, ठीक है। मतलब ये है कि मतलब ये जितने पॉइंट लिखे गए हैं ना, मतलब इनका वेटेज एग्जैक्टली इनके बराबर नहीं है ना, इनको ऑर्डर में ही लिखा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ऑल राइट, डिड यू गेट माय पॉइंट सब लोग? कि भाई ये ऑर्डर में ही लिखे गए हैं, तो आप ऑर्डर को फॉलो करें, करेक्ट है। अच्छा, एचएनटी और ऑप्टिक्स एक्सचेंज हो सकते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं, कई बार सर ऑप्टिक्स से पूछ लेता है 3-3, 4-4 सवाल, तो दे माइट एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? देखिए आगे करिएगा सर थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के बारे में बच्चों को रहता है कि सर मॉक टेस्ट कब दें, कितनी फ्रीक्वेंसी से दें, और कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट आपको उसी टाइम पे देना जिस टाइम पे मेन पेपर होने वाला है, 9 से 12, फिर 2 से 5, ठीक है। क्योंकि अगर आप रात को मॉक टेस्ट दे रहे हो, दिन में सो रहे हो, तो वहां एग्जाम तो दिन में होगा, वहां पे नींद आएगी, और नींद ना भी आए तो वो अपन ना थोड़ा सा आलस खा जाएंगे वहां पे, दिमाग की जागृति पूरी नहीं होती, वो साइकिल वैसी बन चुकी है आपके दिमाग की। हाँ, बायोलॉजी, हाँ, बायोलॉजिकल साइकिल है, मतलब है ना, वो बायोलॉजिकल साइकिल आदमी की सेट हो जाती है। तो आप उसी टाइम पे पेपर दोगे, तो उस टाइम पे आपका दिमाग पूरी जागृति पे काम करने वाला है, तो एग्जाम में आपको ऑब्वियसली बेनिफिट देगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, ठीक है। तो टाइम अपना वो सेट रखो 9 से 12 और 2 से 5 का। और मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल से वीकली 1 दे दो, संडे को तो बहुत है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी वीकर साइड पे है तो कम दो, पर सर टारगेट सेट करके देना चाहिए। हाँ, टारगेट अपन ने सेट कर रखा है, हाँ, उसको सेट करने के बाद ही आप ये मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट भी 9 से 12, 2 से 5, दोनों पेपर एक ही दिन देने आपको उसी गैप पे, ठीक है। कैसे करना चाहिए सर मॉक टेस्ट? अगला है कि हाउ टू एनालाइज। तो एनालाइज आपको ऐसे करना है कि भाई जनरली मुझे पता होता है कि मैं इन टॉपिक्स में स्ट्रांग हूं और बाकी में वीक हूं, लेकिन क्या होता है कई बार उन्हीं टॉपिक्स में हमारे
नंबर कट जाते हैं। वो इसलिए होता है कि ना कभी कभी टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई पॉइंट मुझे याद नहीं है, या फिर कभी कभी क्या होता है कोई कॉन्सेप्ट गलत फीड है दिमाग में, उसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है। अब मुझे तो लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, मैं वीक पे काम किए जा रहा हूं, लेकिन जो मेरा स्ट्रांग है वो भी गलत सेट हो रखा है, तो उसकी वजह से उसमें नंबर कट जाते हैं। तो एनालिसिस आपको मॉक टेस्ट दे इसलिए रहे हैं कि एनालिसिस करके उसको इंप्रूव कर पाए अपने आप को। तो एनालिसिस में क्या देखना है कि कहां कहां मेरे नंबर कटे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेरे स्ट्रांग है, मुझे लगता है मेरे स्ट्रांग है लेकिन फिर भी नंबर कट गया, वो ढूंढो कि नंबर वहां क्यों कटा। तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलेगी कि यार मेरे को ये गलत पता था या मेरे को ये चीज नहीं पता थी और उस पर काम किया, तो 10 मिनट में ही आप 10 मार्क्स स्कोर कर लिए। एक तरह से 10 मिनट में 10 नंबर की प्रॉब्लम आपने ठीक कर ली अपने अंदर, है ना। तो ये बहुत एफिशिएंट वे हो जाएगा मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का, और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये तो रहा भैया हमारा पूरा डिस्कशन जेईई एडवांस 2021 के लिए। आई होप आपको सेशन बहुत ही शानदार लगा हो, और नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करना ना भूलें अगर आप हमारे साथ आरसीसी 2.0 में जुड़ना चाहते हैं फॉर जेईई एडवांस। तो आज का सफर यहीं तक था मेरे और मौलिक तर की तरफ से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द बेस्ट बच्चों, फोड़ दो, मचा दो, बेस्ट ऑफ लक।